नमस्कार, बातें दिल की में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध। एक बहुत ही खूबसूरत सीरीज का ये सफर हमारा चल रहा है स्लीववेल फाउंडेशन और संजीवनी सोसाइटी फॉर मेंटल हेल्थ के साथ, जिसमें हम अपनी इमोशनल वेलनेस, अपनी मेंटल हेल्थ के से जुड़े बहुत सारे पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने बात की थी एडिक्शन की, नशे की, और आज हम बात करेंगे डिप्रेशन की। क्या फर्क है डिप्रेशन में और सैडनेस में? कैसे हम डिप्रेशन से बच सकते हैं, और अगर हमें डिप्रेशन हो गया है तो कैसे हम उसका इलाज करा सकते हैं? इन तमाम बातों पर जानकारी देने के लिए अब मेरे साथ जुड़ रही हैं संजीवनी से वॉलंटियर काउंसलर कविता जी। सबसे पहला सवाल तो मेरा कविता जी यही है कि डिप्रेशन एक ऐसा शब्द है जिसका आजकल बहुत इस्तेमाल हो रहा है, बहुत इस्तेमाल। इतनी सारे हम सुसाइड के केसेस अपने आसपास सुन रहे हैं क्योंकि इतना क्राइसिस का वक्त चल रहा है। और वैसे भी हम सुनते हैं, कई बार लोग कह देते हैं मुझे बहुत डिप्रेशन हो रहा है, आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड। और मुझे कई बार लगता है कि हम सबको शायद डिप्रेशन के सही मायने पता ही नहीं है, सही मतलब पता ही नहीं है। तो मैं चाहूंगी कि हम सबको आप सबसे पहले समझाएं, व्हाट इज डिप्रेशन? ऋचा जी, आपने ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया है कि क्या डिप्रेशन और सैडनेस एक ही है या फ़र्क है? और अगर फ़र्क है तो क्या फ़र्क है? लेकिन इसके पहले आपसे मैं एक चीज़ पूछूं, आपको क्या लगता है जो कोई जिसको आप जानती हो, आप देख रही हैं वो उदास है या डिप्रेस्ड है, आपको क्या लगता है वो क्या फीलिंग्स महसूस कर रहा होगा? कई बार मुझे ऐसा लगता है जैसे लोग खुद को विड्रॉ कर लेते हैं, एक शेल में चले जाते हैं, किसी से बात जी, बात नहीं करना चाहते। एक जी, होपलेसनेस की फीलिंग, कई बार हम सुनते हैं लोगों लोगों को ये कहते हुए कि अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। निराश हो जाते हैं बहुत जिंदगी से, अपने काम बिल्कुल। से, अपने रिलेशनशिप से, कि मुझे तो कोई समझता ही नहीं है। और एक ये जो आपने कहा अपने आप को विथड्रॉ कर लेते हैं, उससे क्या होता है कि एक लोनलीनेस उस इंसान के अंदर आने लगती है। वो विथड्रॉ इतना कर लेता है कि वो अपने आप को अकेला महसूस पाता है। उसके साथ-साथ उसकी आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, अपने ऊपर जो एतबार होता है, वो सारी चीज़ें डाउन होने लगती हैं और साथ-साथ फिर नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं बहुत दिमाग में। कई बार तो आत्महत्या के भी ख़्याल आने लगते हैं, क्योंकि ये शुरुआत यहाँ से होती है कि वो एकदम अपने आप को अकेला पाता है, विथड्रॉ कर लेता है और साथ-साथ गिल्टी फीलिंग्स भी आने लगती हैं। तो जब ये इस तरह के अकेलेपन से इंसान को जीना पड़ता है, तो वो और श्रिंक होते चले जाता है अपने अंदर। उदासी जो है, वो एक वक़्त के लिए रहती है, फिर खत्म हो जाती है। एक जी। ब्रीफ समय के लिए रहती है और हम्म। उसके जड़ कहीं न कहीं अगर आप अपने मेमोरी में जाएँगे तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा हाँ, 10 दिन पहले ये बात हुई थी, हो सकता है ये इसे इतनी चुभ गई कि उसकी वजह से ये हुआ है। तो एक उदास है। स्पष्ट कारण मिल जाता है उदासी के लिए। लेकिन जब हम्म। डिप्रेशन की बात होती है, तो डिप्रेशन क्योंकि एक बीमारी है, वो एक हम्म। वक़्त के लिए नहीं होती, वो लगातार आपको अच्छा। घेरे रखती है। तो जैसे उदासी में माहौल बदलने से, टाइम बदलने से वो उदासी कम हो जाती है। लेकिन जब जी। डिप्रेशन होता है, जो लगातार इंसान के ऊपर हावी रहता है बीमारी के तौर पे, मौसम बदले, हालात बदलें, खुशियों का माहौल हो, कुछ भी हो, वो हटता नहीं है। हम्म। तो ये हम्म। लंबे दौर तक चलता है और क्योंकि इसके सिम्पटम्स इतने सटल होते हैं, उनको पकड़ना शुरू में मुश्किल हो जाता है, लोग समझ नहीं पाते हैं और बहुत समय निकल जाता है। उदासी लगभग 1-2 हफ्ते में अपने आप सुधर जाती है। तो अगर हम्म। आपके सामने कोई है जिसकी उदासी बहुत लंबी चल रही है, जैसे रोना बहुत हो रहा है, लगातार हो रहा है और बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क आया है, तो हम्म। आपके एंटेना खड़े हो जाने चाहिए कि शायद ये उदासी नहीं है, शायद ये अच्छा। डिप्रेशन। उदासी जो होती है वो सब्जेक्टिव होती है, जैसे इंडिविजुअल फीलिंग्स की वजह से होती है। कोई चीज़ मुझे चुभ हम्म। गई, लेकिन जो इंसान डिप्रेशन से गुज़र रहा है, उसकी बीमारी एक्चुअली बहुत ऑब्जेक्टिव है क्योंकि बीमारी है, उसके सिम्पटम्स होते हैं, उसका एक ट्रैजेक्टरी होता है, उसके हम्म। परखने के सिस्टम्स होते हैं, ब्लड टेस्ट जो भी होता है। हम्म। तो दैट इज़ ऑल्सो वन बिग डिफरेंस बिटवीन द 2। और कहा जाता है कि उदासी के ना शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स होते हैं, यानी कि हम्म। आपको बुरा लगा, आप थोड़ी देर को रोए, आप परेशान रहे, लेकिन जो इंसान डिप्रेशन से गुज़र रहा है, उसके लिए ये लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस रखता है। कॉन्सिक्वेंसेस कैसे? क्योंकि अगर हम्म। आप इस डिप्रेशन में बहुत लंबे अरसे तक गुज़रे, तो आपकी लाइफ में तो इसका फ़र्क पड़ता ही है, आपके काम में फ़र्क पड़ता ही है, आपके रिश्तों में बहुत फ़र्क पड़ता है।
तो देखिए नुकसान तो बहुत जगह हो सकता है, तो आपकी पूरी लाइफ को इम्पैक्ट करता है। और जी। खास करके क्योंकि ये एक बीमारी है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो सैडनेस और डिप्रेशन में सबसे बड़ा फ़र्क यही है कि सैडनेस कम समय के लिए होती है, डिप्रेशन ज़्यादा समय या हमेशा चल सकता है अगर उसका इलाज ना हो। बिहेवियर दोनों में बिल्कुल सेम होता है या कुछ और फ़र्क भी हैं दोनों के? इसमें देखिए सिम्पटम्स दोनों के मिलते-जुलते हैं, लेकिन बात ये है कि जब आपको उदासी का दौर उससे आप गुज़र रहे हैं वक़्त से, हुँ, तो हुँ, हो हुँ। सकता है कि आपकी नींद में फ़र्क आया हो, आपको नींद ठीक हुँ, से नहीं आ हुँ। रही हो, परेशानी है या बहुत ज़्यादा नींद आ रही हो, ये डिप्रेशन का भी एक सिम्पटम है। क्योंकि जो हुँ। एक सर्कैडियन रिदम होता है बॉडी का, नाइट एंड जी। डे का रिदम होता है, वो बिगड़ जाता है। हमारे अंदर जब बेचैनी होती है, तो वो हमारे खाने पे, हमारे सोने पर, हमारे बिहेवियर पे, सब पे फ़र्क आता है। तो चाहे वो सैडनेस की वज़ह से हो या डिप्रेशन की वज़ह से हो, ये फ़र्क आता है। लेकिन यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये बहुत लंबा चल रहा है क्या? क्योंकि आम तौर पे अगर 2 हुँ। हफ़्ते से ज़्यादा ये सिम्पटम्स चलेंगे, फिर आपको ये सोच लेना चाहिए कि भई शायद डॉक्टर के पास जाना ठीक रहेगा। एक लॉस ऑफ इंटरेस्ट आने लगता है, बिल्कुल किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं लगती है। हुँ, लोग हुँ, आपको हुँ। कहेंगे चलो मेरे साथ बाहर चलो, देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है, घर बैठे-बैठे मुँह लटकाए क्या होगा? तो ये डिप्रेशन ऐसी चीज़ नहीं है कि आप माहौल बदल लें, तो इंसान हुँ। ठीक हो जाए। ये तो ये कहने का मतलब हुआ कि अगर किसी को अस्थमा है, तो उनसे कहें, इतनी ताज़ी हवा चल रही है, तो हमें ब्रीथिंग में क्यों प्रॉब्लम आ रही है? हुँ, हुँ, तो हुँ, हुँ, बीमारी हुँ। है, तो बीमारी एक अलग चीज़ है। उदासी और डिप्रेशन में एक और फ़र्क ये है कि जब ज़्यादा डिप्रेशन की तरफ जाने लगता है इंसान और डिप्रेशन हो जाता है, तो सुसाइड के थॉट्स कई बार आते हैं। तो वन हैज़ टू बी वॉचफुल ऑफ दैट और इसमें लॉस ऑफ कंसंट्रेशन बहुत होता है। हुँ। थकावट इतनी होती है कि इंसान जो काम पहले कर लेता था 2 घंटे में, अब पूरे हुँ, दिन में हुँ। वो काम नहीं कर पाता है। तो 2 चीज़ें इसके साथ हो जाती हैं, एक तो मायूसी और एक अपने ऊपर एक शर्मिंदगी कि पता नहीं क्यों नहीं मैं कर पा रहा हूँ, दूसरे लोग देख रहे हैं मुझे। हुँ, एक हुँ, हुँ। फीलिंग ऑफ शेम भी आने लगती है, एनर्जी भी डाउन हो जाती है, आपकी नींद में भी बहुत फ़र्क पैटर्न्स हो जाते हैं। कई लोग तो बहुत ज़्यादा सोते हैं, उनसे उठा ही हुँ। नहीं जाता और कुछ कुछ लोग लोग बिल्कुल ऐसे सो नहीं पाते हैं। होते हैं हुँ। एग्ज़ैक्टली और ये चीज़ भूख में भी देखी गई है। बहुत लोगों को सुना होगा आपने, उफ़ आई एम सो वरीड मेरे से तो खाया ही नहीं जा रहा है और हुँ। कुछ और लोग होते हैं, जो जब फ़िक्रमंद होते हैं, तो बहुत हुँ। ज़्यादा खाते हैं। ये चीज़ डिप्रेशन में भी देखी जाती है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इन इन बीमारियों से जुड़ी ये है कि ना वो व्यक्ति उसको स्वीकार करना चाहता है उस बीमारी को, ना परिवार वाले, आस-पास वाले, इतना टैबू है। कोई घर में एडिक्ट भी होता है, नशे का शिकार है, लोग परिवार छुपाता है। भई लड़का बिगड़ गया है, बच्चा बिगड़ गया है, तक ही सीमित हो जाती है बात। इसी तरह जी। डिप्रेशन को भी फैमिलीज़, लोग अभी खुद स्वीकारना ही नहीं चाहते। उसको एक नॉर्मल बीमारी की तरह देख ही नहीं पाते। बिल्कुल, यही तो बात है ना ऋचा जी क्योंकि शुरू में जब हम लोग बातचीत कर रहे तो यही बात थी कि अगर हम अपने आप को एजुकेट कर लें, इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन हासिल कर लें, तो हम ये समझ पाएँगे कि ये कोई कमज़ोरी थोड़ी है, ये एक हुँ। बीमारी है। हुँ। तो अगर बीमारी के तौर पे समझा जाए, तो इलाज भी अवेलेबल है, तो इसमें कोई जी। टैबू वाली बात तो है ही नहीं। अगर इंसान अपनी लाइफ़ को बेहतर कर सकता है डॉक्टर के पास जाकर, क्यों नहीं? जी। लेकिन ये बात 2 कारण से लोग झिझकते हैं। एक उन्हें हुँ। ये लगता है कि लोग क्या कहेंगे लोग क्या कहेंगे? ये मानसिक बीमारी जो होती है लोगों को समझ में नहीं आती है और डिप्रेशन एक्चुअली इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स ऑफ मेंटल इलनेस इन आवर कंट्री। आने वाले टाइम में शायद डिप्रेशन सबसे बड़ा पैंडेमिक बन के दिखाएगा और क्योंकि लोग इस पे पर्दा डाल देते हैं, तो कितना नुकसान छुपाते हैं। होता है, कितना वक़्त च निकल जाता है और दूसरी बात, एक ये शर्मिंदगी की वजह से और दूसरा लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से। उन्हें खुद ही नहीं लैक पता ऑफ क्या करना सेंसिटिविटी भी हाँ, वो समझ में ही नहीं आता शायद अवेयरनेस नहीं है उसको है। लेकर। सेंसिटिविटी उल्टी तरफ हो जाता है कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे? नॉट हुँ। सेंसिटिव टू द पर्सन हू इज़ अंडरगोइंग डिप्रेशन कि वो क्या महसूस कर रहा है, उसके हुँ। अंदर क्या चल रहा है। तो हुँ। ये सिम्पटम्स अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा, हुँ। बहुत ज़्यादा रोना, खाने में फ़र्क आ जाना, नींद में फ़र्क आ जाना, डाउनवर्ड थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, सुइसाइडल थॉट्स, हुँ। लॉस ऑफ इंटरेस्ट, बेचैनी रहना या बिल्कुल एनर्जी नहीं रहना। हुँ, हुँ, ये हुँ। सारी चीज़ें परख कर डॉक्टर बता सकते हैं कि क्या है और क्या ज़रूरी हुआ? नहीं कि
सारे के सारे सिम्पटम्स हो तभी जाके ये डायग्नोसिस हो सकता है आपके 3 या 4 सिम्पटम्स हो इनमें से। जी, जी, जी। लेकिन अच्छी बात ये है कि अगर ये बीमारी समझी जाए तो बीमारी का इलाज भी हो सकता है। किसको हो सकता है डिप्रेशन? डिप्रेशन क्योंकि ऋचा जी बीमारी है ना, बीमारी देखती नहीं है, अंधी होती है, वो इट डज़न्ट सी कि किसको पकड़े, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे नौजवान हो, एजुकेटेड हो या नॉट, रिच हो या पुअर हो, बीमारी तो बीमारी है। तो बीमारी ये नहीं देखती है कि आदमी है या औरत है, बच्चा है या बूढ़ा है, किस क्लास से बिलॉन्ग करता है, ये हर किसी को भी हो सकता है। और पहले ये माना जाता था कि बच्चों को नहीं हो सकता है, लेकिन आज क्योंकि काफ़ी स्टडीज़ हो रही हैं, ये पता भी चल रहा है एज़ यंग एज़ 10 ईयर ओल्ड्स आर आल्सो बिकमिंग डिप्रेशन के शिकार, और ये बढ़ते चला जा रहा है। और ओल्ड एज में तो देखा ही है, ओल्डर पीपल, एल्डरली पीपल में डिप्रेशन बहुत तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। मतलब बच्चों को भी हो सकता है और बुजुर्गों को भी हो सकता है। जी, तो बिल्कुल। हम ये सोचे कि सिर्फ जवान लोगों को अपनी नौकरी के स्ट्रेस या इसकी वजह से हो रहा हो, ऐसा नहीं है। कई बार मन में ये बात आती है कि होता क्यों है, और इसको होता है, इसको नहीं होता है। 2 बहनें हैं एक फैमिली में, वही हादसा दोनों ने फेस किया हो, वही ट्रॉमा, तो एक को डिप्रेशन की तरफ बीमारी लेके चली गई, दूसरी को इतना कोई खास भारी असर नहीं पड़ा, ये ऐसा क्यों होता है? तो इसके 2 मोटे-मोटे 2 कारण माने जाते हैं। एक तो जैसे साइकोलॉजिकल, जैसे कि कोई ट्रॉमा हुआ है, उसका असर हम पर इस वक़्त ऐसा हुआ है कि हमारी लाइफ हिल गई है। तो वी आर नॉट एबल टू मैनेज आवर लाइव्स, द स्ट्रेसर हैज़ बीन सो मच। तो यहाँ पर अगर साइकियाट्रिस्ट के पास जाएँ, तो हमें कुछ अरसे तक दवाइयाँ दी जाएँगी, एंड व्हेन वी कम बैक टू आवर नॉर्मल वे ऑफ फंक्शनिंग, तो दैट डिप्रेसिव एपिसोड इज़ ओवर। लेकिन दूसरा जो बहुत गंभीर तरह का जो डिप्रेशन होता है, वो उसका प्रीडिस्पोज़िशन आपके जेनेटिक मेकअप में होता है। यानी कि आप पैदाइशी आपके शारीरिक फॉर्म में, मानसिक फॉर्म पे आपके जीन्स में है। तो अगर कोई ऐसा स्ट्रेसर लाइफ में आया और आपका प्रीडिस्पोज़िशन है डिप्रेशन की तरफ, तो दोनों जब मिल जाते हैं तो आप डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, ब्रेन में जो केमिकल्स होते हैं उनमें ड्रॉप हो जाता है। साइकियाट्रिस्ट ये बेहतर एक्सप्लेन कर पाएँगे, जैसे डोपामाइन है, सेरोटोनिन है, ये सब जो हार्मोन्स के नाम हम लोग सुनते हैं, इनमें जब ड्रॉप होता है तो हम अपनी लाइफ में नॉर्मल चीज़ें नहीं कर पाते, वही सिम्पटम्स आने लगते हैं, एंड दैट ब्रिंग्स आवर लाइफ टू अ स्टैंड स्टिल। तो जब ये हालात होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे बिल्कुल एक चीज़ कर सकते हैं कि अगर हमें लगे कि ये हमारे घर के इलाज से फ़र्क है, भई हम इसको नहीं मैनेज कर सकते, 2-4 हफ्ते निकल गए हैं, कोई चेंज नहीं आया, अभी भी ये सब हो रहा है, तो हम डेफ़िनेटली साइकियाट्रिस्ट के पास ज़रूर जाएँ। कि अगर डिप्रेशन एक बीमारी है, इलाज क्या है इस बीमारी का? तो अगर आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाएँगे तो वो परखेंगे, उन्हें अपने तरीके आते हैं ये सिम्पटम्स को परखने के लिए और समझने के लिए कि क्या है, और बहुत फ़ायदेमंद दवाइयाँ होती हैं, डिपेंडिंग कि आपको किस मात्रा में वो दवाइयाँ चाहिए, वो डॉक्टर परख के आपको बता सकते हैं। कितने लंबे अरसे तक लेना है वो भी वही बताएँगे। और साइकियाट्रिस्ट के अलावा ये दवाई लेना जो मैं आपको बता रही हूँ, मेडिसिन्स लेना बहुत ज़रूरी है, एंड टू स्टे इन टच विद द साइकियाट्रिस्ट। वो 2 हफ्ते के बाद आपको रिव्यू के लिए बुलाएँगे या 3 हफ्ते के बाद, ताकि वो फिर अपनी दवाइयों को कैलिब्रेट करें। यानी कि 2 हफ्ते के लिए उन्होंने ये मात्रे में आपको दवाई दी है, 2 हफ्ते के बाद आपको जाँचेंगे कि आर यू बेटर और नॉट बेटर? ये चेंजेस आए या नहीं? तो उसके हिसाब से वो फिर दवाई को कैलिब्रेट करते हैं, और फिर जितनी लंबी उसकी वो ज़रूरत होगी वो बताते हैं। इसके अलावा ऑफ कोर्स काउंसलिंग का तो है ही। कई बार साइकोथेरेपी, काउंसलिंग। साइकोथेरेपी, काउंसलिंग एंड साइकियाट्रिक हेल्प गो हैंड इन हैंड। और कई बार पहले साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए, जब उनके इलाज से आपको फ़ायदा होने लगा, तब आप काउंसलिंग शुरू करिए, तो दोनों चीज़ें आपको ले जाके फ़ायदा बहुत दिखाती हैं। क्योंकि ये हमें याद रखना चाहिए दैट दिस इज़ एन इलनेस, इट्स नॉट अ वीकनेस। कई बार एक बीमार खुद अपना इलाज कराने नहीं या तो जाना चाहता या जा सकता या उस स्थिति में नहीं होता। ऐसे में एक डिप्रेस्ड व्यक्ति के आसपास जो लोग हैं, खासकर उसका परिवार, उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए? यहीं पे हमारा कर्तव्य है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने फैमिली मेंबर को, अपने फ्रेंड को, जब दिख रहा है भई कि कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपके घर में कोई बहुत बीमार है, बहुत तेज़ बुखार है, तो वो तेज़ बुखार से तपने थोड़ी देंगी आप।
आप उन्हें जी। ठंडी पट्टियाँ करवाएँगी, आप बर्फ़ लगाएँगी या जो भी करेंगी। तो इसी तरह जब हमें ये समझ आ जाता है कि ये इंसान डिप्रेशन का शिकार हो चुका है, इसको डॉक्टर के यहाँ जाना है, तो इनसे जब आराम से बैठ के बातचीत करते हैं, शांति से, तो वो इंसान जब धीरे-धीरे खुलने लगता है, तो ये बात कहना पड़ता है कि भई देखो जो तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो अभी, ये एक बीमारी है और बीमारी का इलाज है और डॉक्टर्स हैं और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले नहीं जा सकते हो, क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट ले लूँ? मैं तुम्हारे साथ चल भी सकती हूँ। ये पहला कदम लेना एक बहुत फ़ायदेमंद कदम होता है क्योंकि जो इंसान डिप्रेशन का शिकार है ना ऋचा जी, उसके अंदर एनर्जी नहीं होती है। वो शायद आपकी बात समझ भी ले कि हाँ, मैं जा सकता हूँ, मेरा इलाज भी हो सकता है, मैं बेहतर भी हो जाऊँगा। लेकिन वो पहला कदम लेने के लिए अंदर से एक मायूसी भी होती है और एक एनर्जी नहीं होती है। थकावट, बेहद थकावट होती है, शारीरिक फ़ॉर्म से भी थकावट होती है। तो वो पहला कदम लेने के लिए यहाँ से तो उसे लगेगा कि येस आई वांट टू बट ही इज़ नॉट एबल टू। तो अगर आप ये ऑफ़र करें कि मैं आपके लिए रेफरल ले लूँ, मैं अपॉइंटमेंट ले दूँ और मैं आपके साथ चलूँगी, आपको फ़िक्र करने की बात नहीं है, सिर्फ़ डॉक्टर से सलाह तो करनी है। लेट्स फाइंड आउट कि वो होते क्या हैं, पहले समझ कि वो क्या हम लोग तो जी, नहीं जी। समझ पाते। तो फिर जब आप उन्हें एनकरेज करें और उन्हें ले जाएँ, तो उस वक़्त एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, एक हमदर्दी के तौर पर अपनी बातें ना बताना शुरू कर दें कि तुम्हें पता है मुझे भी उदासी का एक वो एक्सपीरियंस हुआ था और मेरे साथ ये हुआ। क्या होता है कि उदासी तो आपकी लिफ्ट होके ख़त्म हो जाती है। डिप्रेशन जो है वो लंबा चल रहा है, तो वो इंसान आपकी बात सुन के एनकरेज नहीं होता है बल्कि उसके अंदर मायूसी बढ़ जाती है कि मुझसे क्यों नहीं हो पा रहा है। आप उसकी बात ज़्यादा सुनें, समझें और जैसे-जैसे आप उनके साथ हमदर्दी दिखाकर, कंपैशन दिखा के, काइंडनेस दिखा के उनके साथ आगे बढ़ें, तो कई बार ये भी होता है कि अगर उस इंसान के अंदर खुदकुशी का ख़्याल भी आया हो, वो आपको बता देगा। और जी। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है क्योंकि जो इंसान खुदकुशी के बारे में सोच रहा है, वो वाक़ई में कोई फ़िज़ूल की बात नहीं कर रहा है। ये ख़्याल आया है और डिप्रेशन में अक्सर आता है। तो आपका हेल्प उसकी तरफ ये होगा कि सुनना, उसको एक डॉक्टर के पास ले जाना, उसको उसके साथ इस तरह से बिहेव करना कि भई तुम ठीक हो जाओगे क्योंकि इलाज है। जब डॉक्टर्स दवाई देते हैं, तो अक्सर फैमिली मेंबर्स के दिमाग में और पेशेंट के दिमाग में जिसको डिप्रेशन हो रहा है, ये फ़िक्र पैदा हो जाती है कि अरे! मुझे दवाइयाँ लेनी है, विल आई गेट डिपेंडेंट ऑन देम? ये किसी तरह का एडिक्शन तो नहीं हो जाए? और दूसरी बात चिंता ये होती है, इसके तो साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, मोटापा हो सकता है, कुछ और हो सकता है, भई मुझे तो डर लग रहा है, आई डोंट वांट टू टेक इट। तो यहाँ पे ये कहना ज़रूरी है, ये इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है, दवाइयों का काम ये है आपको बेहतर करना। चाहे वो साइकियाट्रिक दवाई हो, चाहे वो एलोपैथिक दूसरी दवाइयाँ हों, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स दवाइयों का हो सकता है, लेकिन वो साइड इफ़ेक्ट्स बहुत छोटा होता है कंपेयर्ड टू द बेनिफिट। और जहाँ तक एडिक्शन का सवाल है, कई बार मुझसे भी लोग ये पूछते हैं, इफ आई गेट ऑन टू दीज़ मेडिसिन्स, एंटी एंग्ज़ायटी मेडिसिन्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, तो मुझे इसकी आदत हो जाएगी, आदत। मुझे इससे बहुत डर लगता है। जी, तो ऐसा नहीं है। ये दवाइयाँ नमक का काम करते हैं, जहाँ जहाँ पे नमक की कमी होती है, वो नमक बराबर करने की बात होती है। तो हमारे ब्रेन में जो केमिकल्स की ड्रॉप हो जाता है, केमिकल्स की कमी हो जाती है, वो पूरा करने की कोशिश होती है इन दवाइयों के ज़रिए। तो इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ गेटिंग एडिक्टेड टू देम, इनका फ़ायदा ज़रूर होता है और जितना हम डिले करेंगे इलाज लेने में, उतनी लंबी हमारी बीमारी चलती चली जाएगी। कोई भी बीमारी अनअटेंडेड रहेगी तो नेचुरली वो बढ़ेगी। और यहाँ पे केयर गिवर्स का भी एक छोटा-सा सवाल आता है कि जो देखभाल करते हैं लोग, वो सिर्फ़ देखभाल करने में लगे रहते हैं। वो खुद अपनी तरफ देखना भूल जाते हैं और एक वक़्त आता है जब वो थकावट की वजह से ब्रेकडाउन उनका भी होने लगता है। तो जब आपके घर में कोई इस तरह का व्यक्ति हो जो डिप्रेशन का शिकार हो, जिसकी देख-रेख आप कर रहे हो, तो आप अपना भी ध्यान रखें। जितना ध्यान आप अपना रख सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, चाहे जो भी आप करें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, उतना ही लंबा आप दूसरे इंसान को मदद दे पाएँगे। प्लेन में भी कहते हैं ना कि ऑक्सीजन की कमी होने के कारण मास्क ऊपर से उतरेंगे, आप सबसे पहले अपने आप चेहरे पहले पे अपना मास्क देखें। लगाइए, जी। तब दूसरों को हेल्प करिए। तो केयर गिवर्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है और कई बार हम लोग एज़ काउंसलर्स सजेस्ट करते हैं कि केयर गिवर्स को
आके अपना दिल हल्का करके अपने आप को फिर स्वस्थ बनाकर वापस जाना चाहिए, क्योंकि वो तो उन्हें करना ही करना है, लेकिन अपने आप का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कोई भी बीमारी होती है ना ऋचा जी, उसमें रेस्ट की बहुत ज़रूरत होती है, आराम करना, और बीमारी में कुछ समय भी लगता है ठीक होने के लिए। तो ये दोनों चीज़ों को याद रखना चाहिए कि जब डिप्रेशन की बीमारी है तो इसमें भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि भई दवाई तो खा रहे हो, अब उठो, करो काम, नॉट पॉसिबल। क्योंकि जब तक वो बीमारी के सिम्पटम्स कम नहीं होंगे, तब तक नॉर्मल फंक्शनिंग में इम्पैक्ट रहेगा। अब हमने ये समझ लिया कि डिप्रेशन एक बीमारी है। हमने ये भी समझ लिया कि कैसे, किन हालातों में हो सकती है, इलाज है उसका, किसके पास जाना चाहिए, साइकियाट्रिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, सबका एक अपना अहम रोल होता है, फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन एक जो कहावत हम बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अगर हमें डिप्रेशन को प्रिवेंट करना है, बचाना है कि हो ही ना, उसके लिए क्या किया जाए? ऋचा जी, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसका जवाब इतना सिंपल नहीं है, लेकिन इट इज़ पॉसिबल। सिंपल इसलिए नहीं है क्योंकि चुटकी बजा के इसका प्रिवेंशन नहीं हो सकता है कि भई ज़ुकाम आजकल सबको हो रहा है, विटामिन सी लेते चलो, इम्यूनिटी बढ़ा लो। यहाँ पे डिप्रेशन जो चीज़ है वो बढ़ते हमें एक लेवल पे ले आती है। और ये क्यों होता है? सबसे पहले आपने मुझसे ये कहा था लोनलीनेस एक कारण हो सकता है। लोनलीनेस सबसे बड़ा कारण है, और लोनलीनेस यानी कि अकेलापन, इसके साथ जुड़ा हुआ है एक और बहुत बड़ा शब्द, लॉस ऑफ कनेक्शन, जुड़ाव। जो आपने कहा था शुरू में, विथड्रॉ करके इंसान अकेला हो जाता है। शेल में चला जाए। तो जब आप पूछ रही हैं कि प्रिवेंशन के बारे में क्या बातचीत करी जाए, तो सबसे पहले मेरे मन में ये बात आती है कि जैसे पुराने ज़माने में एक नियम हुआ करता था हमारे घरों में, सबके घरों में, शायद आपके घर में भी, कि सब बैठकर एक साथ खाना-पीना करते थे। जब खाने के टेबल पे सब बैठते हैं इकट्ठा, तो दिन की पूरी बातें होती हैं, शेयरिंग होती है, एक-दूसरे की लाइफ़्स में क्या हो रहा है वो बातें होती हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस क्रिएट्स अ बॉन्ड। फैमिली के अंदर एक बॉन्ड होता है, एक जुड़ाव होता है, एक ठहराव होता है, और ये सिर्फ़ हमारी ज़िंदगी में नहीं देखा गया, ये एक्चुअली अर्ली मैन के टाइम से है, जब ह्यूमन बीइंग्स फर्स्ट थे, जब ट्राइब्स में घूमा करते थे जंगलों में, तो इकट्ठा बैठ के रात को आग के चारों तरफ बैठ के खाना एक साथ खाते थे और कहानियाँ इकट्ठा शेयर करते थे। इससे क्या होता था कि एक बॉन्डिंग और एक जुड़ाव जो पैदा होता था, दैट यूज्ड टू बी अ फैंटास्टिक एंटीडोट टू लोनलीनेस। क्योंकि इससे कनेक्शन बनता है, एक बॉन्डिंग बनती है, एक सहारा बनता है, तो अकेले होने का सवाल ही नहीं होता है। आपने रोज़ की शेयरिंग कर ली, रोज़ की प्रॉब्लम्स बाँट ली, आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है और आपको पता है ये मेरा बेस है, मेरा फाउंडेशन है। एंड इससे एक जो कनेक्टेडनेस रहता है, दैट इज़ वन वेरी ब्यूटीफुल वे ऑफ कीपिंग लोनलीनेस अवे। एक जो हार्मोन रिलीज़ होता है ऑक्सीटोसिन, जिससे कि एक फीलिंग ऑफ अफेक्शन होता है, हैप्पीनेस होता है, वो अपने शरीर में ऑटोमैटिकली पैदा होने लगता है जब हम एक्सपीरियंस करते हैं कि किसी ने हमें अपने बाहों में ले लिया, एक लविंग हग। और ये एक इट्स नेसेसरी कि ये रिश्ता वैसा हो जहाँ पे ये मुमकिन है। स्ट्रेंजर्स को तो नहीं कर सकते, फैमिली मेंबर्स में या बुजुर्गों में या बच्चों के साथ या अपने हस्बैंड वाइफ के साथ या अपने करीबी दोस्तों के साथ एक हग करना, एक फिजिकल टच होना। और वो कहा जाता है कि 15 से 20 सेकंड का हग जो होता है, उससे एकदम से ऑक्सीटोसिन ब्रेन बनाने लगता है। और ये जो हार्मोन होता है, ये आपको एक अंदर से अच्छा महसूस करता है। आप सोचिए, द लास्ट टाइम यू हग्ड समबडी यू लव, कैसी फीलिंग रही? आप स्माइल कर रही हैं तो ऑटोमेटिक याद आ गई है। सो ये ऑक्सीटोसिन का एक ये मैजिक होता है कि, और हम आजकल अपने लाइव्स में इतने बिजी हो गए कि वी फॉरगॉटन व्हाट इट्स लाइक फॉर दैट टच। लेकिन दिस कैन नॉट बी फोर्स्ड, ये अंदर से आने वाली बात है। सो जी, तीसरी बात ये है कि आजकल के ज़माने में जब लोग इतने बिजी हो गए, इतने मसरूफ़ हो गए अपने-अपने काम में, अगर काम में नहीं तो अपने टैबलेट पे, अपने फ़ोन पे, अपने आईपैड पे, अपने किसी चीज़ पे भी लगे रहते हैं। अपने साथ अकेलेपन में कोई टाइम स्पेंड करना आता ही नहीं किसी को, बल्कि घबराहट होने लगती है। अगर कुछ नहीं है करने के लिए तो फिर फ़ोन ही उठा लो, ऑन कर लो, मैसेज देख लो, कुछ देख लो। अगर आपके पास 5-10 मिनट भी फालतू हैं और अगर आप अपने आप बैठे हैं, तब भी बेचैनी लोगों को आजकल महसूस होने लगती है। तो इससे क्या नुकसान होता है
कि हम अपने अंदर की आवाज़, अपने बॉडी के सिम्पटम्स पहचानते नहीं हैं जब तक इट्स टू लेट। बेचैनी को थमने के लिए हमने अपना फ़ोन ऑन कर लिया। अगर हम अपने आप से वाकिफ़ होने लगें, थोड़ा अपने आप को जानने लगें, जैसे आपकी ये कड़ी हो चुकी है नो योरसेल्फ। नो योरसेल्फ का ये मतलब है कि आपके अंदर अगर कुछ चल रहा है तो थोड़ी देर बैठिए, सांस लीजिए, पूछिए अपने आप से क्या महसूस हो रहा है? क्या मुझे उदासी महसूस हो रही है? मुझे क्या बेचैनी महसूस हो रही है? मुझे क्या घबराहट महसूस हो रही है? तो जब हम उसे एक शब्द देंगे, उसे समझेंगे, तो उसके बारे में फिर कुछ कर भी सकते हैं। लेकिन अगर हम उसे नज़रअंदाज कर देंगे, दबा देंगे, तो वो जाएगा कहाँ? रहेगा तो फिर भी अंदर। तो कहीं न कहीं वो निकलेगा, और यूजुअली निकलेगा कैसे? किसी फिज़िकल एलिमेंट में, किसी और प्रॉब्लम में, कहीं और किसी के साथ झगड़ा हो जाएगा। आपको ये कनेक्शन पता भी नहीं चलेगा कहाँ से क्यों हुआ। तो अपने आप को परखिए, पहचानिए, थोड़ा-सा वक़्त दीजिए अपने आप को। नो योरसेल्फ। हम टाइम स्पेंड करते हैं दूसरों को पहचानने के लिए, जानने के लिए। अपने आप को भी जानना बहुत ज़रूरी है। जी, कहा जाता है कि विटामिन डी इज़ लाइक द सनशाइन विटामिन, और इससे हमारी एनर्जी अप होती है। तो अगर हम आजकल तो ख़ैर घर से बाहर जाना मुनासिब नहीं है, लेकिन अपने घर में छत पे जाकर अगर पॉसिबल है, या कमरे में जहाँ धूप आती हो वहाँ पर जाकर सुबह की धूप या शाम की ढलती हुई सूरज की किरणों के साथ अगर आप थोड़ा-सा वक़्त स्पेंड करें ऑन अ रेगुलर बेसिस, ये नहीं कि एक बार कर लिया और फिर छोड़ दिया। अगर रेगुलरली थोड़ा नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें, कितनी शांति मिलती है। नेचर के साथ और सूरज की किरणों के साथ भी होता है कि साइंटिफिक रीज़न हमारे बदन में टू फील दोज़ हार्मोन्स फ्लोइंग। रात को जब हम सोने जाते हैं तो कई बार आपने देखा होगा डिप्रेशन और उदासी के जो शिकार होते हैं उन्हें नींद में बहुत अप एंड डाउन पैटर्न चेंज हो जाता है कि कुछ लोगों को नींद बहुत ज़्यादा आती है, कुछ लोगों को नींद बिल्कुल नहीं आती। जी, और अगर आपकी नींद बहुत दिनों तक डिस्टर्ब रहेगी तो आप शांत महसूस नहीं कर पाएँगे, इज़न्ट इट? सोते वक़्त अगर हम पूरे दिन के बारे में सोचें एंड वी इन आवर हार्ट्स फील अ सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड कि मेरा कप बिल्कुल फुल है, ना कि ये सोचे मेरे पास ये नहीं हुआ, मेरे पास वो नहीं आया, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो। अगर आप नेगेटिव थिंकिंग में ज़्यादा देंगे तो आपकी मेंटल हेल्थ भी उस तरफ जाएगी। लेकिन अगर आप ये प्रैक्टिस बना लें टू थिंक ऑफ ऑल द गुड थिंग्स दैट हैव हैपेंड इन द डे एंड हाउ full of that, and you go to sleep with that thought, that also becomes a habit जिसकी वजह से आपके अंदर एक पॉजिटिविटी बनी रहती है। आफ्टर ऑल थॉट्स मेक द मैन। बहुत अच्छी बात कही आपने, और जैसे आपने कहा कि रात में अगर हम पूरे दिन का सोचें और अगर ये सोचें कि कल का दिन आज से बेहतर होगा, तो कहीं ना कहीं एक होप जागती है, बिकॉज यू नो वी ऑलवेज टोल्ड देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। तो मुझे लगता है कि डिप्रेशन के शिकार जो भी लोग हैं वो एक खुद को एक अंधे कुएं से, एक अंधे सुरंग से गुजरता हुआ महसूस करते हैं, और बहुत मुश्किल होता है कई बार आसपास के लोगों के लिए उस अंधेरे को समझ पाना। अगर आप उस अंधेरे में हैं नहीं तो शायद आपको समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन बस हम ये कोशिश कर सकते हैं कि अंधेरे में हाथ दे दें उनको थामने के लिए। हर डिप्रेस्ड व्यक्ति कोशिश करे कि एक उम्मीद का दिया अपने साथ जलाकर चले, क्योंकि हम एक जरिया बन सकते हैं एक डिप्रेस्ड इंसान को सही इलाज तक पहुंचाने के लिए। हम डॉक्टर्स नहीं है, लेकिन वी कैन बी द ब्रिज। सबसे पहले तो स्वीकार कर लें कि डिप्रेशन है, या हमें हो या हमारे आसपास अपने किसी करीबी को हो, और कोई गलत नहीं है, कुछ उसमें कोई टैबू नहीं है, और जब स्वीकार कर लेंगे तो इलाज भी हो ही जाएगा। और मैं तो ये उम्मीद करूंगी, जैसे हमने होप की बात की, कि हमारा ये वीडियो देखकर, हमारी बातें दिल की सुनकर बहुत सारे लोगों को उम्मीद मिले, क्योंकि आजकल बहुत तरफ हम लोग निराशा से घिरे हुए हैं, और बहुत कई बार ऐसी कहानियां सुनने को मिल रही हैं लोगों की कि लोग डील नहीं कर पा रहे अपनी परिस्थितियों से और डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं। सो आई जस्ट होप कि बहुत सारे लोगों को आपकी ये जो आपने इतनी अच्छी बातचीत की है इससे मदद मिले, और जिनको भी अभी तक ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, कहाँ जाएं, उन्हें समझ में आना चाहिए कि इलाज कराने के लिए, जैसे किसी भी और बीमारी का इलाज कराने डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप लंबे समय से डिप्रेस्ड हैं तो इलाज कराने साइकियाट्रिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट के पास जरूर जाएं। थैंक यू सो मच कविता श्रीराम जी, हमसे इतनी अच्छी बातचीत करने के लिए, बातें दिल की। थैंक यू ऋचा जी।